हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर। हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोएम अरुण कोलात्कर। पोएट है आपके अरुण कोलात्कर। ठीक है, जो पोएम है आपकी वो है एंड ओल्ड वुमेन। ठीक है, फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में हमारी पहली हमने पढ़ी कमला दास की दो पोएम्स आपके कोर्स में है, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एंड उनके नोट्स आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना उनके। पहली पोएम आपकी बुक में है, दूसरी पोएम आपकी इवन शायद बुक में नहीं होगी, तो आप लोगों को मैंने नोट्स भेज दिया है। उन नोट्स से आप लोग अच्छे से उसको पढ़ना। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं अरुण कोलात्कर। ठीक है, अरुण कोलात्कर के बारे में इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ठीक है, सबसे पहले इनकी बर्थ है, क्या है 1932 एंड डेथ इनकी दी हुई नहीं है, लेकिन आप नोट कर लेना 2004। ठीक है, D for डेथ, B for बर्थ। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएट। अरुण कोलात्कर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड वाज बोर्न इन 1932। कहाँ से बिलोंग करते हैं अरुण कोलात्कर? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे ये? महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इनका जन्म हुआ था 1932 में। ठीक है, जन्म हुआ था 1932 में। ही इज ए बाइलिंगुअल पोएट हु राइट्स इन हिज मदर टंग मराठी एंड इन इंग्लिश। क्या कहा जा रहा है कि ये क्या थे? बाइलिंगुअल पोएट थे। बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषी, जो दो भाषा में कविताएं लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? बाइलिंगुअल पोएट। ठीक है, तो ये कौन थे? बाइलिंगुअल पोएट थे, द्विभाषी थे, दो भाषा में लिखते थे। हु रॉट्स इन मदर टंग, जो उनकी मदर टंग क्या थी? उनकी मातृभाषा जो थी वो थी मराठी। ठीक है, और जो दूसरी भाषा थी वो उनकी थी क्या? इंग्लिश। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ही इज वन ऑफ द फ्यू मॉडर्न इंडो एंग्लिकन पोएट्स हु आर बाइलिंगुअल। क्या कहा जा रहा है कि ये उन आधुनिक भारत के अंग्रेजी कवियों में से कुछ गिने चुने लेखकों में से थे जो दो भाषा में लिखते थे। ठीक है, 1932 की बात है, तो ऑलमोस्ट ब्रिटिश काल की बात है, जब वो कब उनका जन्म हुआ था? ब्रिटिश काल के एज में। ठीक है, ब्रिटिश काल जब अंग्रेजों का राज था। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? ही इज द वन ऑफ द फ्यू मॉडर्न इंडो एंग्लिकन जो होते हैं, जैसे भारतीय अंग्रेजी कवि, जो भारतीय होते हुए, इंडियन होते हुए भी इंग्लिश में कविताएं लिखते हैं, उनको कहा जाता है इंडो एंग्लिकन पोएट। तो ये उनमें से कुछ गिने चुने इंडो एंग्लिकन पोएट्स में से एक थे जो अपनी द्विभाषा में कविताएं लिखा करते थे। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंग्लिश में कविताएं लिखती हूँ, तो मैं इंडो एंग्लिकन पोएट्स में शामिल होती हूँ। ठीक है, तो ऐसे उस टाइम पे कुछ ही भारतीय लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जिनको इंग्लिश में लिखना आता था, तो उनमें से ये कुछ में से एक शामिल थे ये। टिल 1990 हिज स्मॉल पोएम्स रिमाइन अनपब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? 1990 तक उनकी छोटी कविताएं जो थी वो किसी भी मतलब काव्य ग्रंथ के रूप में संग्रहित नहीं थी। 19 तक वो कविताएं तो लिखते थे, लेकिन उनकी जो छोटी कविताएं थी वो जैसे काव्य संग्रह होता है। काव्य संग्रह का मीन्स होता है कि बहुत सारी कविताओं का एक कलेक्शन होता है, मीन्स कि उसके अंदर बहुत सारी कविताएं ऐड होती है। तो ऐसा इनका कुछ भी नहीं था 1919 तक। ठीक है, हॉरेवर फिर भी हिज लॉन्ग पोएम जेजूरी जो उनकी लॉन्ग पोएम है, क्या है? जेजूरी। ठीक है, वाज पब्लिश्ड इन 1976। उनकी जो लंबी कविता जो थी वो कौन सी थी? जेजूरी, जिसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है कि जेजूरी के लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है,
जेजुरी पोएम जो थी उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। वो कब पब्लिश हुई थी? 1976 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख लेना। इट इज ए पोएटिक स्क्वींस एंड इट ओन द हिम एंड कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर पोएट्री। वो उनकी एक ऐसी कविता थी जिसने राष्ट्रमंडल कविता पुरस्कार, जो कॉमनवेल्थ जैसे होता है कि सारे राष्ट्रों का जो एक जगह पे मतलब मिलके उनकी कविताओं का जो पुरस्कार दिया जाता है, उसमें उनको इसमें पुरस्कार प्राइज प्राप्त हुआ था, अवार्ड प्राप्त हुआ था। प्राइज फॉर पोएट्री, हिज स्मॉल पोएम्स एंड पेंसिव द मोस्ट रियलिस्टिक इन नेचर। क्या कहा जा रहा है? उनकी जो छोटी कविताएं हैं वो प्रकृति के बहुत ही यथार्थवादी हैं, एक तरीके से अति यथार्थवादी है प्रकृति के, और उनकी कविताएं जो है वो उदासीन है ज़्यादातर, उनमें मतलब ऐसे थोड़ी सी मतलब उदासीन टाइप की हैं, ज़्यादा वो मतलब वैसे नहीं है। हिज लॉन्ग पोएम जेजुरी हैज बीन हाइडली एक्लेम्ड बाई क्रिटिक्स। ठीक है, जो जेजुरी जो उनकी कविता है, लंबी कविता जेजुरी, जो वो आलोचक, क्रिटिक्स कौन होते हैं? आलोचक, जिनको आलोचनाएं करना होती है, उनकी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही उस चीज़ में, मतलब काफ़ी ज़्यादा नाम में रही आलोचकों की नज़रों में। उनकी जो लंबी पोएम जेजुरी थी वो काफ़ी ज़्यादा नाम में रही उनकी। सम ऑफ कोलात्कार्स एडमायर्स कीप इट एट पर विथ टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड। ठीक है, टी.एस. एलियट की जो पोएम है द वेस्टलैंड, मतलब कि कुछ जो प्रशंसक थे उनके, एडमायर्स मीन्स होते हैं प्रशंसक, जो उनकी कविताओं को पसंद करते थे, उन्होंने उनकी कविताओं को किसकी कविता से तुलना की गई है? टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड के समान मानी गई है। उनकी कविता जो अपने जो इंग्लिश के जो राइटर हैं टी.एस. एलियट, पोएट हैं जो टी.एस. एलियट, उनकी कविता है द वेस्टलैंड। ठीक है, तो उससे उसकी तुलना की गई है। कुछ लोगों ने इनकी पोएम जेजुरी को उससे तुलना की है। जेजुरी इज ए पिलग्रिम सेंटर ऑफ टू द साउथ ईस्ट ऑफ पूना, जो नाउ पुणे, आज जिसको पुणे नाम से बुलाया जाता है, पुणे नाम से जाना जाता है। तो जेजुरी क्या है? एक तीर्थ स्थल है, एक मतलब जहाँ पे देवी देवताओं को पूजा जाता है, वो उसको क्या कहते हैं? तीर्थ स्थल कहते हैं। तो जेजुरी एक तीर्थ स्थल है जो आज कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। पुणे के जो पुणे जगह है वहाँ पे वो स्थित है। वहाँ पे जिस तरीके से हम किसी देवता को मानते हैं, कोई मंदिर होता है, कोई तीर्थ स्थान होता है ना, वैसे ही वो पुणे के पास में जेजुरी नाम का एक तीर्थ स्थान है। एंड खंडोबा इज द डीटी वर्शिप्ड देयर, और जो खंडोबा नाम की देवी है उसकी वहाँ पे क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जिस तरीके से हम जैसे वैष्णो देवी के, वैष्णो माता की पूजा करते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं, वैसे ही जेजुरी एक जगह है, वहाँ पे खंडोबा देवी की पूजा की जाती है, जो पुणे के पास में स्थित है। चैतन्य विजिट दिस प्लेस इन अर्ली 16th सेंचुरी। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो हुए थे, उन्होंने वहाँ पे 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अर्ली 16th सेंचुरी मीन्स की 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने उस स्थान की यात्रा की थी। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ की यात्रा की थी। कोलात्कार डिस्क्राइब्स हिज विजिट टू जेजुरी। ठीक है, कोलात्कार जो है वो अपनी विजिट जेजुरी की जो उन्होंने यात्रा करी उसका वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में, वहाँ के बारे में वर्णन करते हैं। रीचिंग इट बाई बस एंड रिटर्निंग बाई ट्रेन। जब वो वहाँ बस से पहुँचे और वापस जब वो ट्रेन से वहाँ से लौटे, तो उस दौरान जो उन्होंने वहाँ की जो यात्रा का वर्णन था उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ड्यूरिंग दिस इन्वर्टल कोलात्कार गोज राउंड सी गॉड्स, प्राइस्ट मैन, एनिमल्स एंड रोडेंट्स। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जब इस अंतराल, जब वो वहाँ की यात्रा पे गए तो उन्होंने क्या देखा? चारों तरफ मतलब देवताओं को, पुजारियों को, लोगों को, जानवरों को, चूहों को, रेट्स मीन्स चूहों को,
रोडेंट्स जो होते हैं चूहों के लिए होता है। इन सब चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे देखा। जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं, मान लो हम किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, या तो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, या खूब सारे पुजारियाँ होते हैं, लोग होते हैं, या फिर जानवर होते हैं, या फिर वहाँ पे चूहे बिल्ली वगैरह ये सब वहाँ पे होते हैं। तो जब अरुण कोलातकर भी जब जेजूरी गए थे तो उन्होंने भी वहाँ पे इन सब चीज़ों का वहाँ पे देखा था। द पोएम जेजूरी इज ए वेरी फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ हिज इम्प्रेशन। जो पोएम है, कविता जो है जेजूरी, यह कविता उस स्थान का बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रभावशाली रिकॉर्ड इसमें दिखाया गया है। देयर आर 38 लिरिक्स। अब क्या बताया जा रहा है कि इस कविता के अंदर, इस बड़ी कविता के अंदर कितनी लिरिक्स हैं? 38 संक्षिप्त इसके अंदर खंड है। कितने हैं इसके अंदर? छोटे छोटे खंडों में ये कविता बटी हुई है। और इसमें छोटे छोटे कितने खंड हैं? 38 लिरिक्स। बट द पोएम इज एन अनईजी। ठीक है, क्या है? लेकिन जो कविता है ये वो अनईजी है, मतलब बेचैनी से भरी हुई है। नेचुरल ब्राइस टेंस एंड एवरी अदर स्टोन इज गॉड ऑफ हिज कजिन। और क्या कहा जा रहा है कि ये जो कविता, इस कविता के अंदर बेचैनी भरे शब्द लिखे हुए हैं, उदासीनता और निराशापूर्ण दृष्टिकोण दिखाया गया है, और प्रत्येक दूसरा पत्थर देवता या उसका चचेरा भाई है। मतलब कि वहाँ पे जितने भी पत्थर हैं वहाँ पे, तो उनको हर पत्थर को किसी न किसी नाम से आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे मान लो हम मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि रामचंद्र जी हैं, फिर ये लक्ष्मण जी हैं, ये सीता जी हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे जितने भी पत्थर हैं तो उनको आपस में किसी न किसी रिलेशन में वहाँ पे जोड़ा हुआ है। द टेम्पल आर इन रन्स एंड इनलाइटेड। क्या कहा जा रहा है? अब जो वहाँ का मंदिर है वो किस तरीके का हो चुका है? रोशनी की कमी है। और क्या है? र्यून्स मीन्स होता है खंडर हो जाना, नष्ट हो जाना। र्यून्स का मीन्स होता है नष्ट होना या खंडित हो जाना। जो मंदिर है वो किस तरीके का है? नष्ट हो चुका है और पूरी तरीके से खंडर की तरह बन गया है। इनलाइटेड, वहाँ पे लाइट की बहुत कमी है। द वाटर सप्लाई इज डिफेक्टिव, और जो वहाँ पे पानी की जो सप्लाई है वो डिफेक्टिव हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। देयर आर बेगर्स एंड द हिल रैंक्स डोमिनेट द प्रोस्पेक्ट। वहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? ज़्यादातर या तो भिखारी लोग दिखाई दे रहे हैं, या फिर पर्वत श्रृंखलाएं जो परिदृश्य पे छाई हुई है। मीन्स की जो वहाँ पे क्या है, या तो भिखारी लोग घूमते हुए दिख रहे हैं, या चारों तरफ क्या दिख रहे हैं? पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है वहाँ पे। इसके अलावा और कुछ वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। देयर इज मस्ट स्टर्निंग ऑफ द peevish gutter of the just below the surface consciousness, and one receives no light, no exhilarating surprise or सरमाइज। क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे ज़मीन की जो सतह के नीचे गंदे गटर दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो वहाँ की जो सड़क है वो टूटी फूटी हुई है, और मतलब अच्छी तरीके से नहीं, वहाँ पे गटर गंदे तरीके की गटर्स जो है वो दिख रहे हैं, और किसी भी तरीके का वहाँ पे प्रकाश नहीं है, और कोई भी ऐसा दृश्य नहीं है कि वहाँ पे आनंदित मतलब हमें ऐसा मतलब आनंद सा महसूस हो वहाँ जाने पे कि भाई हाँ हमें आनंद, जैसा किसी मंदिर में आए हैं तो हमें आनंद सा महसूस हो रहा है। तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो भी फील हो रहा है वो सब कुछ ही ऐसे टूटे फूटे रोडें, सड़कें टूटी हुई, पहाड़ी है इलाका है, चारों तरफ पहाड़ हैं, भिखारी घूम रहे हैं और जानवर वगैरह घूम रहे हैं। मतलब इस तरीके का तीर्थ स्थल है। मतलब एक अच्छा सा तीर्थ स्थल नहीं है, मतलब बोरिंग सा तीर्थ स्थल है वो। It is all secular and pseudo-clinical, and the sequence is no much a pagan of the discovery as the Proebelian drain suspectus poetic reportage। क्या कहा जा रहा है कि अब यह पूरा ही धर्मनिरपेक्ष तथा छंद जो इसके हैं वो निदान के कारक है। इस क्रम में किसी खोज का मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर जो वहाँ पे जो सीन है वो मतलब कि कोई मतलब बहुत अच्छा सीन है, क्योंकि साइडों में नालियाँ जैसे बनी हुई है, तो इस तरीके के वहाँ का दृश्य है।
एंड येट कोलात्कर हैज ए रियल मिजिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज। अब क्या कहा जा रहा है, और जो उनकी भाषा है वह वास्तविक अधिकार है, एकदम मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ का वर्णन किया है। पोएटिक ड्रेन रियल मिजिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज एंड देयर इज द स्टेयर ऑफ अनईजी लाइफ इन मैनी ऑफ द पेजेस। और जो वहाँ के जो पुजारी वगैरह हैं, जो लोग हैं, उनकी एक ऐसी ज़िंदगी दिखाई गई है जो बेचैन ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, वो इस पोएम में वहाँ पे दिखाया गया है। एंड देयर इज द स्टाइल इजी एज एन एक्सरसाइज इन कोल्ड ब्लडेड रिलिजन एंड द debunking of the place of the pilgrimage. The sequence has perhaps a piece tag in its own. Professor K.R.S. Iyengar किसके द्वारा, आयंगर के द्वारा उन्होंने इसके जो है लिखने का, कविता के रूप में लिखने का प्रयोग तथा एक तीर्थ स्थल के प्रति अश्रद्धा का भाव इस कविता में शायद एक अलग ही भाव प्रदान करते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, प्रोफेसर K.R.S. आयंगर, ठीक है, इनके द्वारा ये बात कही गई है। आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें, द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय द टेम्पल ऑन द पोएट हैज बीन डिस्क्राइब अलोंग विद द सेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन। अब जो क्या कहा गया है कि इसका जो है टेम्पल का, जो पोएट ने किस तरीके से वहाँ का मंदिर का वर्णन किया है, मतलब कि रेलवे स्टेशन से लेके टेम्पल तक का जाने का जो सीन है वो उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया। हिज डिस्क्राइब बोथ द प्लेस विच रियलिस्टिक सिमिलीज बोथ प्लेस सफ़र फ्रॉम ओल्ड ट्रेडिशनल एंड सुपरस्टिशंस। इसके अंदर उन्होंने उन सब चीज़ों का वर्णन किया है कि किस तरीके से बोथ मतलब कि एक तरीके से ट्रेडिशनल चीज़ें भी दिखाई हैं, मतलब जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मतलब और एक तरीके से सुनसान एरिया, मतलब सुनसान मंदिर है, इस तरीके का वहाँ का जो सीन है वो सब कुछ इस पोएम में, जेजुरी पोएम के अंदर इन्होंने दिखाया है। बोथ द प्लेस सफ़र फ्रॉम आइसोलेशन। बोथ मीन्स कौन सा प्लेस आ गया, रेलवे स्टेशन का और जेजुरी का जो मंदिर है, जो तीर्थ स्थल है वहाँ का। दोनों ही प्लेस कैसे हैं, जैसे कोई सुनसान जगह पड़ी हुई हो। रेलवे स्टेशन भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ सुनसान सा होता है। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि इस तरीके से सुनसान सा वो जो तीर्थ स्थल है वो क्या है, सुनसान सा है। डेडली साइलेंस एंड डिजीज़, जैसे कोई बीमारी जैसे हो और एकदम जैसे मर चुका हो, बीमारी से एकदम साइलेंट हो चुका हो, मर चुका हो, इस तरीके का वहाँ का है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पोएम, अब जब पोएम के अंत होता है, देयर इज वन लिरिक विच प्रेजेंट ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जेजुरी एंड द रेलवे स्टेशन। अब जो क्या कह रहे हैं, एक लिरिक्स, एक छंद इसमें ऐसा है जो दोनों के बीच में, रेलवे स्टेशन और जेजुरी के बीच में कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, मतलब दोनों की समानता को दिखाता है। द पोएट इम्प्रेस इन द पोएम ए स्टायर एंड द लेक ऑफ रिवरेंस। देयर इज ए वेरी रेयर मोमेंट ऑफ पैथोज ओनली व्हेन ए बिगनिंग वुमन एनकाउंटर ए न्यूली मैरिड ब्राइड। द पोएम ओपन विथ ए जर्नी एंड द एंड विथ ए रिटर्न जर्नी। इट अपीयर्स दैट द पोएट इज इन द क्विस्ट ऑफ समथिंग। क्या कहा जा रहा है कि ये पोएम एक इस तरीके की है, सिर्फ वहाँ पे जैसे कोई भीख मांगती हुई बूढ़ी औरत आती है, और कभी कभी कोई न्यूली मैरिड ब्राइड, जैसे दुल्हन जो मतलब मंदिर में आते हैं ना धोख वगैरह देने के लिए, या इस तरीके से कभी कभी कुछ उसमें आते हैं। तो इस तरीके की ये पोएम है, तो यहाँ पे इस तरीके के पोएम में इन्होंने वर्णन किया है। अब आपकी जो पोएम है द एंड ओल्ड वुमेन, ठीक है, एंड ओल्ड वुमेन पोएम एक ऐसी वृद्ध औरत के बारे में है ये पोएम, जो वहाँ पे मतलब भीख मांगती हुई वहाँ पे आती है, इस तरीके की है, ठीक है। एंड ओल्ड वुमेन। अरुण कोलात्कर बिगन्स द पोएम एब्रुप्टली। किस तरीके से एक अप्रत्याशित ढंग से इस कविता का वो प्रारंभ करते हैं, एकाएक मतलब अचानक से कुछ होता हो। ही डिस्क्राइब हिज एनकाउंटर्स विथ ए बिगिंग वुमन। ये कविता किस तरीके से वो शुरुआत करते हैं, बेगिंग वुमन, एक भीख मांगती हुई भिखारिन का आकस्मिक मिलना
उसका वर्णन करते हैं। मतलब अचानक से वहाँ पे वो जब वहाँ पे जा रहे हैं, तीर्थ स्थल पे जब वो जा रहे हैं, तो एक भीख मांगने वाली औरत अचानक से कहीं से आ जाती है और उनसे कुछ कॉइन्स, कुछ भीख मांगना शुरू कर देती है। तो इस कविता में वो इस चीज़ का वर्णन करते हैं। बेगर्स आर ए कॉमन साइट अराउंड ऑल प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स। जो भिखारी जो होते हैं वो साधारण सी बात है कि वो ऐसे सभी जगह पे मिल ही जाते हैं जहाँ पे तीर्थ स्थल होते हैं। इवन इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, अगर हम उनकी भाषा भी नहीं भी समझ रहे होते हैं। दे बेग बाई मेकिंग पीटीफुली गस्टअप, जब वो भीख मांगते हैं तो बहुत ही एक अजीब तरीके से वो भीख मांगते हैं। अजीब सा वो, मतलब कि आपने देखा होगा कि भिखारी भीख मांगते हैं तो अजीब सी शक्ल बना लेते हैं। तो इस तरीके से उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी जो दयनीय हाव भाव होते हैं वो हमें समझ में आ जाते हैं। When the poet goes to Jejuri, a pilgrim center in the southwest of Pune, an old beginning woman grabs hold his shirt sleeves and give it a pull. क्या कहते हैं, जब वो वहाँ पे गए थे, जेजुरी गए थे, उस जो पूना के साउथ ईस्ट में जो एक वो है, दक्षिण पूर्व में एक मतलब तीर्थ स्थान है, तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे अचानक से उनको एक भीख मांगती हुई औरत मिल जाती है जो उनकी शर्ट को झटके से, मतलब उनकी आस्तीन को जकड़ लेती है और खींचती है, झटका देती है, मतलब पकड़ के उनके हाथ की जो शर्ट की जो स्लीव्स होती है उसको वो पकड़ लेती है और उसको उनको खींचती है। सी वांट ए चैरिटी ऑफ 50 पैसा, वो क्या मांगती है, वो सिर्फ दान के रूप में 50 पैसे उनसे मांगती है। एंड प्रॉमिस डेट सी विल गाइड द पोएट टू द हाउसोज श्रीन, और उनको वादा करती है कि जो पवित्र घोड़े की नाल, मतलब घोड़े की नाल वाले पवित्र स्थल, कोई वहाँ पे स्थान का नाम है घोड़े की नाल की, बोलती है कि सिर्फ 50 पैसे दे दो, मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगी और वहाँ तक मैं आपको मतलब दिखा के लाऊंगी, मतलब आपको गाइड करूँगी। द पोएट हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस प्रेजेंटेड वे ऑफ बेगनिंग। पोएट क्या कहते, कवि कहते हैं कि कवि को पहले से ही पता हो जाता है कि भिखारी लोग इसी तरीके से भीख मांगते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के भीख मांगते हैं। सी वॉक्स लेमली अलोंग एनी हाउ एंड टाइटन्स हर ग्रिप्स ऑन द पोएट्स शर्ट, ठीक है। और क्या करते हैं, वो उनसे उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भिखारी ने जो है वो किसी भी प्रकार से लंगड़ा कर कवि के साथ ही चलती रहती है और कवि की कमीज को पकड़कर और मजबूती से उनको पकड़ लेती है, उनके साथ साथ चलती रहती है, मतलब उनके पीछे पड़ जाती है। हर लिम्पिंग गेट इज टू एक्साइटेड पीटी इन द हार्ट ऑफ द पोएट। अब क्या कह रहे हैं कि जब वो इस तरीके से लंगड़ी चाल कवि के हृदय के भाव उत्पन्न करने के लिए है, क्योंकि वो उनको मतलब दया के पात्र बनना चाह रही है। वो ऐसे इस तरीके से चल रही है कि कवि को उसके ऊपर दया आ जाए, इसलिए वो इस तरीके से चल रही है। क्वाइट पॉसिबल, मे बी, हो सकता है कि ये ऐसा कुछ थोड़ा बहुत संभव भी हो। सी मे बी लिम्पिंग बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, हो सकता है कि बुढ़ापा होने के कारण या बूढ़ी होने के कारण भी वो लंगड़ा के चल रही होगी। द begging woman does not allow freedom to the poet unless he gives her alms। जो बूढ़ी औरत है वो उनको बिल्कुल भी मुक्त नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, जब तक वो उसको भीख में कुछ दे ना दे। The poet says that such old women are very persistent and she sticks to the poets like a burr। क्या कह रहे हैं अभी यहाँ पे कि एक सिमिली है यहाँ पे, सजेस्टिव सिमिली मीन्स होता है उपमा करना, किसी चीज़ से तुलना करना। तो यहाँ पे कभी एक बर की तरह चिपक जाना, जैसे जोंक होता है ना, वो अपने शरीर के या कपड़ों के किसी के चिपक जाता है तो उतरता नहीं है, तो इस तरीके से वो बूढ़ी औरत जो है क्या है, कवि के चिपक गई है। द पोएट टर्न्स हिज फेस the other way with an air of the infinity। It means that he is not giving her the 50 paisa coin, he is keen on putting an end to this farce। By farce he means that an old woman is pulling at his shirt sleeves and moving along with him। The old begging woman makes a pathetic appeal to the poet by saying, what else can an old woman do on heels and rings as these। अब
क्या कहा जा रहा है कि इस तरीके से कवि जो है उससे अपनी शकल जो है, अपना चेहरा है, उससे एक तरफ मोड़ लेते हैं और मतलब ऐसे उसको, जैसे अपन भिखारियों को भगाते हैं ना, वैसे वो भगाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वो उनको भीख नहीं देना चाहते, वो उसको पैसे या भीख में कुछ भी नहीं देना चाहते। और वो इस नाटक को ख़त्म करने के लिए जल्दी से ऐसे हैं कि वो उसका पीछा छोड़े और वो वहाँ से चले जाएं, लेकिन वो बूढ़ी औरत जो है वो उनकी आस्तीन को खींच रही है और उनके साथ साथ ही वो चलती रहती है, वो बार बार उनके साथ ही चलती रहती है, उनका पीछा वो नहीं छोड़ती है। फिर इस तरीके से वो कहती है कि अगर क्या करेगी एक बूढ़ी औरत इन पहाड़ियों में, और जैसे कि ये है और कर भी क्या सकती है, मतलब कि जैसे मतलब इन पहाड़ी इलाके के अंदर एक बूढ़ी औरत और कुछ काम कर भी क्या सकती है। जैसे अपन कई बार कोई अपने से भीख मांगता है तो अपन बोल देते हैं ना कि जाके कमा के खाओ, या फिर है ना कुछ हाथ पांव दिए भगवान ने, इस तरीके से अपन बोल देते हैं। तो वो उसको ऐसे ही कुछ बोलते हैं, तो वो बोलती है कि इन पहाड़ी इलाके में मेरी जैसी एक बूढ़ी औरत कर भी क्या पाएगी यहाँ पे। एट दिस अपील द पोएट लुक एट द स्काई, और जैसे ही वो अपील करती है ऐसे दयनीय स्थिति में जब वो बोलती है, तो पोएट क्या है, कवि क्या है, आसमान की तरफ देखता है और ही फाइंड्स दैट द ओल्ड वुमेन आईज आर वेरी स्मॉल लाइक एंड बुलेट होल्स। और उनको ऐसे लगता है कि जैसे बूढ़ी औरत की जो आँखें हैं, छोटी छोटी आँखें, मतलब छेद के समान बहुत छोटी आँखें हैं, मतलब एक बुलेट होल मीन्स होता है एक गोली जो होती है उसके जैसी हैं। When the poet looks her eyes, her observe the old age wrinkles around her eyes। जब वो उसकी आंखों में झांकते हैं, जब उसकी आंखों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि उसकी आंखों के चारों तरफ क्या है, झुर्रियाँ पड़ चुकी है। These cracks and wrinkles separate beyond her skin, और वो उसकी स्किन जो है, उसकी जो त्वचा है वो पूरी तरीके से फट गई है, पूरी तरीके से वो झुर्रियाँ उस पर फैल गई है। The poet is filled with pity and say that the heels and the temple crack। तो फिर कवि को क्या है, दया की अनुभूति होती है। जब वो उसको गौर से देखते हैं तो उनको उसके ऊपर दया आ जाती है और उनको ऐसे लगता है कि इसे सारे मंदिरों में और पहाड़ों के अंदर दरारें पड़ गई हैं, मतलब सब कुछ टूट गया है। द स्काई फॉल्स, उनको लगता है कि जो आसमान जो है नीचे गिरने वाला है। विथ ए ग्रेट नॉइज around his wringed old woman, the poet is filled with a deeply felt pity and feels that he has been reduced to a small coin in the hand of the begging woman। A feeling to self pity is aroused in the poet's mind। तो उनको क्या लगता है कि इस तरीके से कि जिस तरीके से उसके हाथ के अंदर, एक बूढ़ी औरत के हाथ में कुछ सिक्के थे, तो उनको ऐसे लगता है कि उनका भी वो, जैसे अपन ने किसी के लिए मना कर दिया पैसे देने के लिए, भीख देने के लिए, तो फिर उनको ऐसा फील होता है कि उस बूढ़ी औरत को जब वो गौर से देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे उसके हाथ के छोटे छोटे कॉइन थे, उसी तरीके से उनकी इमेज भी उतनी ही छोटी हो गई, वो अपने आप को भी उतना ही छोटा महसूस करते हैं। तो ठीक है, इस पोएम में इस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको समरी बताई है। इंट्रोडक्शन एंड समरी दोनों साथ में बताई है मैंने आप लोगों को। अब हम जो पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में हम हमारी पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके पास नोट्स है, उनमें आप अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से इसको पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।